विष्णु स्टूडियोज़ में मेरे साथ होंगे रवि शांडू। सबसे पहले आने वाले इंडिपेंडेंस डे की मुबारक देते हैं। अर्थ उसकी तरफ से, अपनी तरफ से, भारत को प्यार करने वाले सारे 150 करोड़ लोगों की तरफ से, भारतीयों की तरफ से, कि हम लोगों को ईश्वर ने ये मुबारक, ये बड़ा इम्पोर्टेंट दिन दिया जिस दिन भारत को अपना इंडिपेंडेंस बड़ी मेहनतों के बाद, बड़ी कुर्बानियों के बाद मिला। एक राष्ट्र जब आगे बढ़ता है तो ये दिन, ये साल जो लिखे जाते हैं, ये एक ऐसा निशान छोड़ जाते हैं जिसकी बात जितनी की जाए उतनी कम है। भारत भारत बाइक जरा पीछे ही रह गया था। तो भारत की जो हम बात कर रहे थे, तो भारत के जो इंडिपेंडेंस डे, जिस इंडिपेंडेंस डे के लिए आज हम लोग बैठे हैं चर्चा करने के लिए, वो है 15 अगस्त 1947 को, जिस दिन भारत को अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ादी मिली। लेकिन पूरी आज़ादी लेने के लिए भारत को अभी और जद्दोजहद करनी है। पूरी आज़ादी का मेरा मतलब है कि हर उस चीज़ से आज़ादी जो भारत को बिलोंग नहीं करती है। मेरे साथ होंगे रवि शांडू, और रवि शांडू और हम चर्चा करेंगे, क्योंकि बात हम डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी और नेशनल इंटरेस्ट की कर रहे हैं। लेकिन बात हम कब कर रहे हैं? जब कुछ घंटों के बाद 15 तारीख लग जाएगी, वो ऑस्पिशियस डे मॉडर्न टाइम में, जब भारत को इंडिपेंडेंस मिली अंग्रेज़ों से। लेकिन सिविलाइजेशनल इंडिपेंडेंस लेने के लिए भारत आज भी स्ट्रगल कर रहा है, और वो दिन दूर नहीं जब वो भी हमें मिल जाएगी। तो डेमोग्राफी पे और डेमोक्रेसी में बात करने से पहले, रवीश, भारत की जो मैंने बात की कि सिविलाइजेशनल जो इंडिपेंडेंस है अभी वो बाकी है, आप इस पर थोड़ी एलैबोरेट करेंगे? जी बिल्कुल। देखिए, आज 14 अगस्त का दिन है, जिसने भारत ने कुछ साल पहले से आज के दिन को एक जिनोसाइड डे, रिमेम्बरेंस डे के नाम से भी जो है घोषित किया है कि इसको ऐसे हम मनाएंगे। विभाजन दिवस। जी जी। जिनोसाइड का, कि हिंदू जिनोसाइड जो है, पार्टीशन डे है, इस दिन हुआ था तो यस, पार्टीशन डे। तो बेसिकली मैं थोड़ा सा इस पे थोड़ा रोशनी डालना चाहूँगा कि जो ये प्रांत था पूरा, जो कि 1947 से पहले का भारत था, ये एक सभ्यता थी। ये एक सभ्यता थी जहाँ के लोग जो थे, पुराने जो उनके इवॉल्व हुए रीति रिवाज थे, जो कि काफ़ी हज़ारों सालों से एक सभ्यता में चल रहे थे, उन रिवाजों को उस तरीके से गैलोनाइज किया गया, बनाया गया। और धर्म के आधार पे कुछ सालों पहले ही, सिर्फ 1-1.5 साल, 1,000 साल पहले ही, जो धर्म के नाम पे जो है एक विभाजन की प्रक्रिया या एक कब्जे का जो जो तरीका है वो शुरू हुआ। लेकिन 1947 में क्या हुआ कि इस सभ्यता के दो हिस्से कर दिए गए। इस सभ्यता को दो हिस्से में बांटा गया। 1971 में 3 हिस्सों में बांटा गया। लेकिन जो सच्चाई है वो ये है कि भारतीय सभ्यता जो है वो एक डिफरेंट चीज़ है, एक अलग तरीके से विकसित हुई सभ्यता है, जो जिसका जो मानना है, जो मैं कहूँगा कि अहिंसा की बात जो पूरा विश्व करता है, वो अहिंसा की एग्जाम्पल है भारत की। भारत ने कभी किसी के ऊपर एग्रेशन नहीं किया, कभी किसी के ऊपर हमला नहीं किया। और एक्चुअली में एग्जाम्पल पाकिस्तान है कि पाकिस्तान ने इतना ज़्यादा इंडिया को जो है, मैं कहूँगा, तंग किया या प्रोवोक किया कि वो उसके ऊपर हमला करे, लेकिन पाकिस्तान तक पे भी हमने हमला नहीं किया। तो ऐसी सभ्यता जो है, इस सभ्यता को 1947 14 अगस्त को विभाजित किया गया, इसको कमज़ोर करने के लिए। और कुछ इलाके जो थे, जो कि मैं कहूँगा कि पाकिस्तान के जो कराची का इलाका था, सिंध का इलाका जो था, उसमें काफ़ी इलाके जो थे वो हिंदू डोमिनेटेड थे। लाहौर, पंजाब के अंदर कुछ इलाके थे जो कि हिंदू डोमिनेटेड थे। लेकिन आज के दिन हम देख रहे हैं कि उन इलाकों से वो टोटल पॉपुलेशन जो है, जो कि उस ज़माने में अगर 20% हुआ करती थी, आज वो 1% से भी कम है। तो ये चीज़ है, ये एक विचार करने वाली चीज़ है कि देखिए, एक आइडियोलॉजी जो है वो दूसरी आइडियोलॉजी को टोटली एक वाइप आउट करने के उसमें आ गई है। लेकिन पते की बात ये है कि वो वाली आइडियोलॉजी है, जो हमलावर आइडियोलॉजी है, वो भी उसी सभ्यता का पार्ट है जो असलियत है। तो मेरा मानना ये है कि जो आज का दिन है, इसको हम आज़ादी के हिसाब से तो देखें, लेकिन हम जो पास्ट में हुई मिस्टेक्स हैं, हम उनकी तरफ भी ध्यान दें कि देखिए, हमको समझना पड़ेगा, या जो जिस तरीके से एक अलग विचारधारा के लोग हैं, जिस तरीके से जिन्ना ने 1947 में एक प्रोवोकेशन के तौर पे एक जिनोसाइडल एक्शन के बाद एक देश का निर्माण किया है।
तो उन गलतियों को भी विपरीत करना मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है। जैसे हम बात कर रहे हैं, अब डेमोग्राफी कमेटी बनी, जो हाई लेवल कमेटी डेमोग्राफी को चेक करने के लिए आई। कुछ लोग इसके बारे में बड़ी बातें कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर में खास तौर पर। जम्मू में, कश्मीर में तो चलो डेमोग्राफिक चेंज ज़्यादा हुआ ही नहीं है। यही हुआ है कि कश्मीर से आपने मिनॉरिटी ख़त्म ही कर दी, और सिखों को आपने इसलिए डिस्टर्ब नहीं किया, आपने मतलब जो लोग डेमोग्राफी को बैलेंस नहीं करना चाहते उन लोगों ने कश्मीरी पंडितों को खदेड़ के वहाँ से निकाल दिया। अब रहा सवाल जम्मू डिवीज़न का। तो जम्मू में कमेटी आई, हम लोग भी मिले, हम आप भी मेरे साथ थे, हम लोगों ने डिस्कस किया। पहले हम ये बात कर लें कि डेमोक्रेसी का जो मॉडल भारत ने लिया इंडिपेंडेंस के बाद, पटेल ने भी उसके बारे में कहा, सुभाष चंद्र बोस जी ने भी कहा, और इवन अंबेडकर ने जो भी उसके ऊपर बड़ी तीखी टिप्पणियाँ की हैं। मैं चाहता हूँ जो लोग हमें सुनते हैं वो गूगल करें, आपको उनकी स्टेटमेंट्स मिल जाएंगी। वो कह रहे थे अगर आपने रिलीजन के नाम पे 2 कंट्रियाँ बनाई हैं, तो अंबेडकर जी का ये ऑफिशियल कोड है उनकी बुक में कि लेट देयर बी क्लीन 2 कंट्रीज, लेट देयर बी, क्योंकि आगे चल के आपको फिर एक बार ये चीज़ें प्रवोक की जाएंगी। अब हम जिस मॉडर्न टाइम में खड़े हैं तो हम डिबेट कर सकते हैं, डिस्कशंस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। जैसे आप कश्मीरी पंडित हैं, मैं नॉन कश्मीरी पंडित हूँ, मैं जम्मू का हूँ, मेरी बर्थ प्लेस जम्मू है, लेकिन एक हमारी ग्रेटर आइडेंटिटी है, हमारा राष्ट्र भारत है, हमारे रूट्स भारत की सिविलाइजेशन से जुड़े हुए हैं, प्रैक्टिसिंग हम कुछ भी हों। तो एक इस बात के बारे में खुल के बात करनी है। अब अगर रोहिंग्या का धर्म इस्लाम है, क्या उसके रूट इस्लाम में है? इस्लाम ट्रेवल्ड फ्रॉम अ पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। कल को कोई अमेरिकन है, वो हिंदूइज्म को अडॉप्ट कर लेता है, तो क्या उसके रूट हिंदुस्तान में हो जाएंगे? नहीं होंगे। मैं रिपीट करूंगा जो मैं कह रहा हूँ, अगर कोई अमेरिकन, कोई यूरोपियन, कोई और किसी कंट्री का सिटीज़न जो पहले किसी भी धर्म को फॉलो कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, संप्रदाय पसंद करता है, और वो अगर भारत के किसी रिलीजन को अपना संप्रदाय मानता है, लेटेस्ट पे वो जैन बन जाता है या वो बौद्ध को अडॉप्ट कर, बौद्ध तो है ना रवीश, बड़े हमारे भारत में बड़ी सभ्यता है ना, अगर वो किसी भी रिलीजन में कन्वर्ट हो जाता है, तो क्या उस इंसान के रूट्स भारत में आ जाएंगे? उसकी सिंसियरिटी भारत की एज अ नेशन हो जाएगी? उसकी सिंसियरिटी, उसकी कमिटमेंट उस नेशन के साथ ही रहेगी जहाँ वो पैदा हुआ, जिसकी वो पासपोर्ट कैरी करते हो। और अगर वो वहाँ साजिशें करने लगे, क्योंकि मैं किसी ऐसे रिलीजन को फॉलो करता हूँ जिसके रूट्स इस कंट्री में नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ ये कंट्री उसी रिलीजन से डोमिनेट हो जाए, ये है एक नेशनल चैलेंज। और हमें खुल के बात करनी पड़ेगी इसके बारे में कि जम्मू कश्मीर के अंदर जब हमने ये देखा कि जो पूरी फाइट थी, वो फाइट अल्टीमेटली रिलीजियस है, और ये पास्ट में भी हुई है, फ्यूचर में भी हो रही है। अब मॉडर्न टाइम में इसको नए तरीके से देखने की ज़रूरत है। डेमोग्राफिक जो चेंजेस डेमोक्रेटिक बेनिफिट के लिए लाई जा रही हैं इंजीनियरिंग करके, उसको अगर इग्नोर किया गया तो आने वाले समय में और आज भी समाज और नेशनल इंटरेस्ट की चीज़ें हमें माफ़ नहीं करेंगी। तो इसमें रिलीजन से, कास्ट, क्रीड से ऊपर उठ के नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर देखना है कि जो रोहिंग्या, बांग्लादेशी, नॉन यहाँ पे जो जिनके पास यहाँ के मूल आइडेंटिटीज़ ही नहीं है रवीश, अगर वो लोग यहाँ पे आके हमारे को बाईपास करके, मैनेज करके, करप्शनों की वजह से यहाँ के जो पॉलिटिकली वीक माइंड के लोग हैं, उनके पॉलिटिकल इंटरेस्ट को वॉच करने के लिए स्टैटल किए जाते हैं, और उस वजह से जो डेमोग्राफिक चेंजेस आती हैं वोटिंग पैटर्न में, इलेक्शन पैटर्न में, तो डेमोक्रेसी हिट होगी जब, और उस हिट होने के बाद नेशन के इंटरेस्ट पे क्या असर पड़ेगा ये देखना पड़ेगा ना। तो खुल के बात करनी है ना। हम रोहिंग्या को, लेट अस सपोज को रोहिंग्याज हैं कि वहाँ से उनको जी मार पड़ी है, वहाँ से वो इधर आए हैं, तो वो बॉर्डर पे रहे ना भारत के, भारत के बांग्लादेश में या कलकत्ता के किसी रास्ते से वो जम्मू कैसे पहुँच रहे हैं? 14-15 हज़ार लोग यहाँ फैमिली सेटल कैसी हो रही है? और यहाँ के कौन लोग हैं जो उनके सिंपथाइजर बन के उनको यहाँ के डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करा रहे हैं? तो ये आप समझिए, ये सॉफ्ट इन्वेजन की तरफ इशारा है, जिसके बारे में आम आदमी को बात करनी है, अवेयर करना है, और ये समझाना है कि डेमोग्राफिक इम्बैलेंसेस और डेमोग्राफिक अननेचुरल इंजीनियरिंग डेमोक्रेसी को सीधे इफेक्ट करती है। फिर आम आदमी की डेमोक्रेसी की कोई वैल्यू नहीं रही।
और अगर यहाँ पे एक मॉडल बनाया गया कि भारत डेमोक्रेटिकली चलेगा तो उसमें रिलीजन न्यूट्रल हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ। हम ओपनली देख रहे हैं पार्टियों के नाम रिलीजन के नाम पे हैं दोनों तरफ, ये भारत के लिए ठीक नहीं है। और अगर उसके बाद जो लोग हैं वो एम्फेसाइज करते हैं कि जो भारत की प्रैक्टिसेस हैं सिविलाइजेशनल, वो ठेका सिर्फ एक धर्म का है, हिंदू धर्म का, हमारा धर्म हमें अलाउ नहीं करता है कि हम इसको फॉलो करें, तो ये लोग जो बोलना शुरू किए, जो लोग ये बोल रहे हैं, इसको मैं इग्नोर नहीं कर सकते, इसको इग्नोर नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आज हम लोग गाने को पसंद नहीं कर रहे हैं, राष्ट्रगान को, कल हम राष्ट्रगीत के बारे में कोई बोलना शुरू हो जाए, परसों और कोई चीज के बारे में रविश बोलना शुरू हो जाए, तो मुझे ये बताओ कि क्या प्रोबेबिलिटी नहीं है कि कश्मीर में अगर रिलीजियसली डोमिनेटिंग, ठीक है, निज़ाम मुस्तफा को चाहने वाले लोग नहीं होते, तो क्या कश्मीर में इस तरीके के टेररिज्म फैलाव होता? अगर इसी तरीके की पोलराइजेशन खालिस्तान में नहीं की जा रही होती तो क्या खालिस्तान की मूवमेंट इस किस्म की एंटी नेशनल डेवलप होती? इसका मतलब रिलीजन का इस्तेमाल एंटी नेशनल एलिमेंट्स करना शुरू हो चुके हैं 80s से। पूरे वर्ल्ड में ये फिनोमेना था, यूरोप में भी हुआ है, क्रिश्चियंस की जो अपने सेक्ट्स है उसमें भी हुआ है, इवन मुस्लिम्स में, शिया सुन्नीज में हुआ है। इंडिया में भी कोशिश की कि पॉलिटिकल बेनिफिट लेने के लिए सेक्ट्स के बीच में लड़ाइयाँ की गई, लेकिन वो लड़ाइयाँ तब थी जब मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेट नहीं आई थी। आज मॉडर्न स्टेट्स आ चुकी हैं जो कि डेवलपमेंट की बात कर रही है, इक्वालिटी की बात कर रही हैं। डेमोक्रेटिक मॉडल तो अभी आया ना 200 साल पहले। इस डेमोक्रेटिक मॉडल के जो सबसे बड़े चैलेंजेस हैं वो ये हैं, जिस तरीके से पास्ट में गलतियाँ की गई, कहीं डेमोग्राफिक यूज करके इम्बैलेंसिस को, इंजीनियरिंग को, आर्टिफिशियल को, डेमोक्रेसी का ब्यूटीफुल मॉडल भी खराब ना किया जाए, ये मेरा कंसर्न है। बिल्कुल, देखिए अब इस मामले में हो ये रहा है कि जिस तरीके से कुछ अंदर की चीज़ें, अंदर की शक्तियां, जैसे कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनको इससे फायदा होता है कि अगर मुस्लिम पॉलिटिक्स की पार्टियों को तो फायदा है ना, एमएलए बनना है चाहे वो किसी मर्जी से वोट से बने। तो आइडियोलॉजिकली कुछ पार्टीज ऐसा है कि उनको लगता है कि शायद अगर उनके पास उस एरिया में मुस्लिम बहुल हो जाए तो उनको ज्यादा वोट मिलेगा। नहीं, हिंदू बहुल भी हो जाए अगर वो आर्टिफिशियल है। अब देखिए मैंने तो गलत है ना रवीश? बिल्कुल, दो डायमेंशन। लेकिन एक चीज मैं बोलूं, टोकूंगा, डोंट माइंड, मैं तुझे टोक रहा हूं, बात बात में बात रह जाती है। वो ये है कि जब हम ये देखते हैं कि भारत की सभ्यता को आगे लेके जाने के लिए मूल तौर पे सारे रिलीजन एक जैसे भारत के सिटीजन हम मानते हैं, लेकिन जब हम देखते हैं कि डिविएशन है तो वो डिविएशन ज्यादातर उस धर्म की आती है जो धर्म कहता है जी मुझे मार्जिनलाइज किया जा रहा है। उस धर्म के लोगों को खुद आगे बोलना है कि क्यों किया जा रहा है। अगर पुंछ में एजिटेशन होती है तो वो हिंदू थोड़ी कर रहे हैं नेशन के खिलाफ 1947 में। अगर राजा जी के खिलाफ की जा रही है तो बोला जा रहा है कि हिंदू राजा इसलिए लड़ रहे हैं, आप बोलते राजा के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये फैक्ट्स तो बताने पड़ेंगे ना। आज भी अगर JKLF गन उठाती है तो उसने कन्विंस करना था कि हमें कोई पॉलिटिकल मसला है, हमारे पे कुछ जुल्म हो रही है, स्टेट जुल्म कर रही है, तो तुम फासिज्म की बात करो, लेकिन तुम्हारा फासिज्म रिलीजन पे आके रुक जाता है। और अगर दूसरी तरफ हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं जो मेजोरिटी लेवल पे नेशन फर्स्ट पे बात कर रहे हैं, तो तुम कहते हो जी तुम तो सेक्टोरियन बात कर रहे हो। गलत है ना। अगर ये प्रचलन ही बनाना चाहते हैं यहां पे कि भाई हिंदू कम्युनिटी के जो लोग हैं वो बाय डिफॉल्ट ही नेशनलिज्म को अपना सर्वोपरि धर्म मानते हैं, तो वो गलती तो आपने स्कोप छोड़ा ना, जो लोग उनका फेस बने। तो जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस करने वाले उनको खड़े होकर आना चाहिए कि हमारे धर्म में ये कुछ ब्लैक शीप्स आई हैं, वो हिंदू में भी हो सकती हैं, वो किसी भी धर्म में हो सकती हैं, उनको ठीक तो वही धर्म के लोग करेंगे ना आके। क्योंकि अगर बाहर का कोई बंदा बोलेगा तो उसको टारगेट किया जाएगा क्योंकि तू इसको बिलोंग नहीं करता, इसलिए तू उसको ऑन नहीं करता। तो हमारे को बहुत ही अच्छी एग्जाम्पलें मिलेंगी। कल कश्मीर में आप देखोगे लाखों, हजारों नहीं लाखों मुस्लिम भाई बहन हमारे वही करेंगे जो हिंदू भाई बहन यहाँ करेंगे। सिख करेंगे, जैन करेंगे, बौद्ध करेंगे, क्रिश्चियंस करेंगे। लेकिन उसी के बीच में कुछ लोग ऐसे होंगे जो धर्म के नाम पे एंटी नेशनल एक्टिविटी करके बोलेंगे जी हम तो एंटी नेशनल एक्टिविटी नहीं कर रहे, हम तो धर्म वालों कर रहे हैं, हम तो अपना रिलीजन वालों कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा जैसे लोगों का रोल बनता है वो ये अपील करें कि नेशनल इंटरेस्ट और नेशनल आइडेंटिटी के साथ कोई और कॉलम चाहिए ही नहीं।
हमारा फेथ क्या है, हमारी प्रैक्टिस क्या है, हमारी पूजा पद्धति क्या है, वो संप्रदाय है। लेकिन जो हमारा धर्म है राष्ट्र के प्रति, उसके लिए नो कॉम्प्रोमाइज। जहाँ राष्ट्र आ गया वहाँ पे हमारा धर्म, हमारी पूजा की प्रैक्टिस सेकंड नंबर पे आएगी। और अगर कोई बंदा कहता है नहीं मेरे लिए तो मेरा धर्म पहले है, तो उसके करेक्टर और उसके नेशनल करेक्टर पे क्वेश्चन मार्क है। वो उस क्वेश्चन मार्क को लेके चले समाज में, क्योंकि वो सवाल उसको जवाब देना पड़ेगा। क्या कहते हो? बिल्कुल, वो तो बात बिल्कुल मैं कहूँगा, ये इसमें कोई शक नहीं है जो बात आपने बोली है। मैं जिस बात पे बात बताना चाह रहा था, मेरा ये मानना है कि देखिए, जिस तरीके से हिंदू धर्म, अगर मैं इस्लाम के एडवेंट से पहले भी भारत में हिस्ट्री में जाऊँ, तो हमारे यहाँ पे धर्म थे, जैन धर्म, बुद्धिज़्म, जो कि बिल्कुल ही टोटली डिफरेंट एक मान्यता से चलते थे, एक आइडियोलॉजी से चलते थे, लेकिन उनके साथ रहे हिंदू। दे बिकेम पार्ट ऑफ सनातन एंड हिंदू। तो मेरा मानना ये है कि हिंदू धर्म की मान्यता ये है कि आप अपना भगवान खुद पाइए, आप अपने भगवान को क्वेश्चन कीजिए, पाइए उसको। तो तभी तपस्या करने जाते थे लोग। तो मेरा मानना ये है कि जो हिंदू सोसाइटी है, एक इंक्लूसिव सोसाइटी है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, आपने खुद कोट किया कि अम्बेडकर साहब का बयान कोट किया आपने, उस टाइम के काफ़ी लीडर्स के बयान कोट किए कि जो कह रहे थे कि आप जी इधर करना है पार्टीशन तो क्लीन पार्टीशन कीजिए। लेकिन हमें ये भी समझना पड़ेगा कि एज ए हिंदू नेशन हम उस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। नहीं रखते, हम कहाँ रखते, हम चाहते हैं हमारे जो इंक्लूसिव सोसाइटी है, हाँ। कोई भी संप्रदाय हो। जैसे मैंने अक्सर कहा, सनातन के अंदर भारत की सभ्यता में भगवान शिव जी की अगर फैमिली को हम माने, माता पार्वती आदि शक्ति हैं, शिव भगवान जो है उनका खान पान अलग है, गणेश जी का खान पान अलग है, उनके बड़े भाई साहब का खान पान अलग है। तो सारे ही अलग अलग खान पान वाले एक परिवार का हिस्सा है। भारत की सभ्यता में एक ऐसा देश है जी जिसके अंदर कोई भी खान पान हो, कोई भी लिबास हो, आप इसके अंदर अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकते हो। लेकिन अगर आप ये बोलते हो कि चूंकि मेरा खान पान बदल गया है तो मेरे रूट्स ही वहां चले गए, मेरी लॉयल्टी ही अरब में चली गई, या मेरी लॉयल्टी ही अपने एनिमी नेशन के पास चली जाएगी। इंडिया ने पाकिस्तान को भी एनिमी नेशन डिक्लेयर नहीं किया, बट क्या पाकिस्तान इंडिया का एनिमी नेशन है या नहीं है? गोलियां कौन चलाता है, टेररिज्म कौन भेजता है, ड्रग्स कौन भेज रहा है? तो एक एनिमी नेशन के साथ अगर कोई सिंपैथी करता है जस्ट बिकॉज कि उस नेशन में जो रिलीजन प्रैक्टिस किया जाता है वो रिलीजन आइडेंटिफाई करता है यहाँ के किसी रिलीजन के साथ, तो वो रिलीजन बेस बन जाएगा कि देश के खिलाफ एनिमी नेशन को साथ सिंपैथी करने का। यहां डेमोग्राफी का रोल प्ले होता है कि म्यांमार से अगर लोग आए, वो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम थे, तो वो नेचुरली हैबिटेट उनका जम्मू थोड़ी बन जाएगा। और जम्मू इसलिए बनाया जाएगा क्योंकि जम्मू की डेमोग्राफी में ज़्यादातर डोमिनेटिंग जो रिलीजन था, आइडेंटिटी थी, वो हिंदू और सिख थे। चूंकि कश्मीर में यहाँ पे, कश्मीर की तरह यहाँ पे इस्लामिक वो नहीं था, मेजॉरिटी नहीं थी। तो ये बुरा क्यों लग रहा है किसी को ये बोल के, समझ के, कि आप क्यों कह रहे हो जी इस्लामिक मिनॉरिटी थी या इस्लामिक बड़ा था? भाई साहब, इस्लामिक आइडेंटिटी को यूज किया गया ना इंटरनेशनल, किया गया ना इंटरनेशनलिज्म के लिए यूज, देश के खिलाफ यूज किया गया ना, तो क्यों होने दिया? नहीं होने देना था। और अगर हुआ है तो एक्सेप्ट करो, तो आप उसको ठीक करो। मेरी बात समझ में आई ना? अगर कोई इंसान हमारे रिलीजन को रीजन बनाता है कि मैं भी हिंदू हूं, तू भी हिंदू, आए इकट्ठे बैठते हैं और देश के खिलाफ काम करते हैं, तो वो तो सारे हिंदुओं की आइडेंटिटी को खराब कर रहा है ना। तो उसको ठीक करने के लिए अगर कोई मुस्लिम आता है तो वो तो रजिस्ट हो जाएगा जस्ट बिकॉज कि वो मुस्लिम है इसलिए तू नहीं बीच में आ। तो उसको ठीक करने का ठेका कौन लेगा? वो जो हिंदू है वही बोलेगा ना तू गलत कर रहा है भाई, तू मत करिए काम, हमारे लिए नेशन से ऊपर कुछ नहीं। इसी तरह अगर मुस्लिम्स को टारगेट किया गया, फंडिंग दी गई कि तुम यहां पे जाओ और पाकिस्तान का एजेंडा चलाओ क्योंकि तुम उस रिलीजन को बिलोंग करते हो जो पाकिस्तान का नेशनल आइडेंटिटी है, तो वो लोग नेशनलिस्ट नहीं ना रहे, तो उनकी आइडेंटिटी नेशनलिस्ट नहीं रही, तो उनको इस आधार पे कोई क्वेश्चन नहीं मिल सकता। तो रोहिंग्यास को सेटल यहां कराया गया टू चेंज द डेमोग्राफी ऑफ बॉर्डर सेंसिटिव एंड जियोपॉलिटिकली सेंसिटिव जम्मू रीजन, ठीक। और उसके साथ साथ जो नेचुरल इमिग्रेशन यहां हुई, इमिग्रेशन नहीं कहेंगे, माइग्रेशन हुई, पहाड़ों से लोग आए, उनको यहाँ पे फैसिलिटेट करके यहाँ के वोटिंग पैटर्न को बदल के कोशिश की गई कि पॉलिटिकल सिस्टम में भी चीज़ें चेंज की जाएं। उससे लॉन्ग टर्म लॉसेस नॉट ओनली जम्मू के जो आम लोग हैं उनको है, पूरे इंडिया के फिनोमेना पे असर पड़ेगा। बिकॉज ये 3 न्यूक्लियर स्टेट्स का एपिसेंटर है, कश्मीर नहीं है हमारा, कश्मीर से बॉर्डर बहुत दूर है, जम्मू से पत्थर मारो जोर से तो सियालकोट पहुंच जाता है, मजाक कर रहा हूँ।
तो जम्मू की स्ट्रेटेजिक लोकेशन अगर कुदरती बफर जोन की तरह बिहेव कर रही है तो एक लॉन्ग टर्म सीधे तो वो किया नहीं जा सकता था कि यहाँ पे कोई डेमोग्राफी चेंज कर दो, यहाँ की लोगों को बदल दो। यहाँ से पहले इकोनॉमिकल अटैक किया गया बाय गवर्नमेंट्स। मैं ओपन बताऊंगा कैसे। जितनी भी 70 साल सरकारें यहाँ रही उन्होंने जम्मू को सेकंड प्लेस दी, इकोनॉमी को डिस्टर्ब रखा, टूरिज्म को डिस्टर्ब रखा, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्टर्ब रखा, क्योंकि यहाँ पे महाराजा जी के जाने के बाद इस पूरे रीजन को 113 व्यवहार का खमियाजा भुगतना पड़ा, इकोनॉमी के लिए डिप्राइव रहा। क्या वो हिंदू था यहाँ का, क्या मुस्लिम था, क्या सिख था, क्या ईसाई था, ठीक है, क्योंकि ये नेशनलिस्ट था। कश्मीर का भी नेशनलिस्ट था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान के रिपीटेड अटैक्स के बाद वहाँ पे चीज़ें बदली गई, सॉफ्टली बड़े आराम से बदली। अब जम्मू के अंदर ये चीज़ें जब चेंज करने की कोशिश करके वो फेल हो गए, तो उन्होंने अब एक सॉफ्ट तरीका निकाला कि इकोनॉमी तो हम इनकी डिस्टर्ब कर ही रही हैं, अब एक काम करते हैं नंबर भी चेंज कर देते हैं। और जो लोग नंबर चेंज करने के लिए लाए गए उनको फंडिंग कहीं सेंटर से आ रही थी, दिल्ली से नहीं आ रही थी, पाकिस्तान से आ रही थी, अरब से आ रही थी। फॉर रिलीजियस प्लेसेस डेवलपमेंट, फॉर मेकिंग हाउसेज, फॉर इंक्रोचमेंट इन जंगल्स, स्टेट लैंड्स। और अगर आज ये कमेटी बनी है तो मुझे लगता है राइट टाइम पे राइट चीज आई है, और इसके ऊपर राइट कानून भी बनना चाहिए। और जो हमारे भाई बहन ये सोचते हैं कि ये किसी पर्टिकुलर रिलीजन को डिस्टर्ब करने के लिए लाया जा रहा है, तो वो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। सुनो इधर, कारण क्या है कि वो पर्टिकुलर रिलीजन ही यूज किया जा रहा है इंटरनेशनल एक्टिविटीज के लिए, तो उसके लिए किसको आगे बढ़ के आना है। आज उमर अब्दुल्ला साहब ने 2 कंट्रोवर्सी स्टेटमेंटें दी हैं, दोनों ही मुझे अजीब सी लगी हैं, जो कि उनको नहीं देनी चाहिए थी। उन्होंने ये प्रूव किया कि जो कश्मीर की साइकी है डोमिनेटिंग, उसको भी सुधारने की जरूरत है, इंक्लूडिंग देयर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स। मैं जो बता रहा हूं, तो इसलिए डेमोग्राफी और डेमोक्रेसी को बच्चे को समझाना है कि आपका इंटरेस्ट डेमोक्रेसी में है, भारत के लिए एक अच्छी सरकार चुनना, ना कि भारत की जो आइडेंटिटी ही है सिविलाइजेशनल, उसको बदलने के लिए सरकारें चुनना। आप क्या बोलते हो? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। देखिए, मेरा यही मानना था शुरू से, जब मैं बताना चाह रहा था कि एक तो मैंने बात की कि किस तरीके से जो हिंदू सभ्यता है वो एक इंक्लूसिव सोसाइटी है। इसके विपरीत क्या है कि जो इस्लाम के अंदर जो धर्म को का प्रचार करना है उसको थोड़ी अहमियत दी गई है आइडियोलॉजिकल लेवल पे। अब होता क्या है कि जम्मू कश्मीर में ही अगर हम बात करें, जम्मू कश्मीर में एक तो डायमेंशन था कि कुछ पार्टीज जैसे JNK में स्पेसिफिकली NC PDP की ही बात करूंगा मैं ज़्यादा, जिनको डेमोग्राफिक चेंज से फ़ायदा था कि कल को जम्मू में भी हमारी सीटें हो जाती हैं तो हम सेफ हो जाएंगे। दूसरी तरफ एक ऐसी स्टेट बनी, एक ऐसी पार्टी ने एक एजिटेशन किया जिन्ना के अंडर, मुस्लिम लीग ने, जिनको उस टाइम पे भी मैं बात करूंगा जैसे एक एग्जांपल की मुस्लिम ब्रदरहुड इजिप्ट की होती थी, वो सपोर्ट करती थी शुरू से इनकी आइडियोलॉजी को और इनको फुल सपोर्ट मिलती थी। जो भी हुआ उस समय पे पाकिस्तान क्रिएट हुआ। आने वाले सालों में पाकिस्तान स्टेट जो है वो एकदम आर्मी के अंडर आ गई, क्योंकि जंग उनका मेन मोटिव है। बिल्कुल। अब आर्मी को क्या हुआ कि आर्मी के पास पैसे आने लग गए, क्योंकि धर्म में भी है, इकट्ठे भी होते हैं लोग देते भी है पैसा कि हाँ जी आप धर्म को बढ़ाइए आगे। लेकिन वो पैसा पाकिस्तान आर्मी के पास आए, उन्होंने दिखाना शुरू कर दिया कि देखो जी हम तो डेमोग्राफिक चेंज कर रहे हैं, कश्मीर हमने पूरा खाली करा दिया है, अब हम जम्मू की तरफ बढ़ेंगे। तो जम्मू में दोहरी मार पड़ी। एक तो जो अंदर की ताकतें थी, ताकतवर लोग थे, देखिए 370 से पहले NC PDP सरकार कितनी ताकतवर थी, वो तो मैं कहूँगा भारत के प्रधानमंत्री से भी ज़्यादा ताकतवर थी, क्योंकि असेंबली की जो बात है वो पार्लियामेंट भी नहीं टाल सकता था। तो ये डबल मार जो पड़ी, ये मार रुकी 2019 में। जो डेमोग्राफिक चेंज हो रहा था जम्मू का 2015 से लेकर 2019 तक जिस पेस से हुआ, वो थोड़ा ब्रेक लगा। लेकिन जैसे ही ये सरकार वापस आई, NC सरकार, बल्कि इसके पास अभी ताकत नहीं थी, लेकिन हमने देखा कि थोड़ा थोड़ा जो है जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो लैंड्स खरीदना फिर से शुरू हो चुके हैं यहाँ पे। लेकिन अब इसमें देखिए पॉइंट क्या आता है, जो अगर मैं बात करूँ 2016 की, हमारे पास एक रिपोर्ट है कि कुछ NGOs काम करती थी। अल्लाह वाले फाउंडेशन करके एक लाहौर बेस्ड NGO है, इसने इंसेंटिवाइज तक कर दिया था कि आप ज़मीन लीजिए जम्मू क्षेत्र में, हम आपको इसके बदले इंसेंटिवाइज करेंगे। हमने कॉलोनीज देखी यहाँ पे, ओनली फॉर मुस्लिम्स करके कॉलोनी बचालता आगे पीछे। तो ये कोई
बात ऐसी नहीं थी। अब इसका रीजन ये था कि अब जम्मू जो था, जम्मू मुझे दुख इस बात का होता है रवीश, हमारे बड़े फ्रेंड्स हैं, हमारे सारा खाना पीना उठना बैठना ही हिंदू मुस्लिम सिख सबके साथ है, लेकिन जब कोई बाहर का आदमी, पाकिस्तान से इंस्पायर्ड आदमी, पाकिस्तान नेशनलिटी से इंस्पायर्ड आदमी रिलीजन के नाम पे अपनी नेशनलिटी इंडियन को वीक करता है, वहां से बड़ा दुख होता है। कि अगर मैं एक ही सवाल पूछता हूँ रवीश, अगर तू क्रिश्चियन हो, नहीं हिंदू होता और तू अमेरिका में होता, पैदा हुआ, तो क्या तेरी आइडेंटिटी इंडियन हो जाती, तेरी लॉयल्टी भारत के साथ हो जाती? फिर तेरे इतना घटिया आदमी कोई नहीं है। अगर ईश्वर ने हमें पैदा किया भारत में और हमारे बुजुर्गों ने पसंद किया इस्लाम को फॉलो करना, सदर सिखिज्म को फॉलो करना, जैनिज्म को, और हमारा वही रिलीजन बन गया जो हमारे जिस घर में पैदा हुआ बाय बर्थ, या हिंदू पैदा हो गया, लेकिन उससे बड़ी आइडेंटिटी है कि मैं किस राष्ट्र में हूँ, उस राष्ट्र का सभ्यता किसके साथ कनेक्ट करती है। क्या भारत ने इन्वेड करके कहीं पे अपनी फेथ को थोपा, जबरदस्ती लोगों को तलवार के जोर पे कन्वर्ट कराया? क्रिश्चियनिटी ने भी ये कन्वर्जन का प्रोविजन है, इस्लाम में भी है और रिलीजन में भी है, आप कन्वर्ट हो सकते हो। सनातन में सारे हिंदू हैं। आज कोई प्रैक्टिसिंग किसी और रिलीजन का आदमी आता है कि यार मैंने मंदिर जाना है, कौन रोक सकता है उसको? ही कैन गो टू एनी टेम्पल। अब अंग्रेजों ने आके यहाँ पे सेक्टोरियंस बनाए, कास्टें बनाई, और उसका खमियाजा सनातन भुगते, वो तो नहीं ना पॉसिबल है। आज मैं एक बात बोलूँगा, जो लोग भारत को समझना चाहते हैं वो महाभारत खोल लें और ये देखें कि जिन क्षत्रियों को हम क्षत्रिय बोलते हैं, कौन भला? कौरव एंड पांडु सब बोलते हैं क्षत्रिय हैं। उनके पिताजी ऋषि पराशर की संतान है, वेद व्यास जी, जन्म से वो ब्राह्मण है। माता उनकी जो थी सत्यवती जी, वो एक नाव चलाने वाले बिलोंग करती थी, ओबीसी होंगे। और जो संतानें पैदा हुई, चूंकि वो राष्ट्र के रक्षक थे, वो वॉरियर के तौर पे ट्रेंड हुए, तो क्षत्रिय बने। तो भारत में बाय बर्थ तो आपको आइडेंटिफाई करने का प्रोसेस ही नहीं था। भारत की सभ्यता में गुणों से आइडेंटिफाई करना था। सनातन में अंग्रेजों ने आके, मुगलों ने आके जिसको समझा नहीं और उसको कास्ट को बर्थ स्पेसिफिक बना दिया। गुणों को तो आज भी है। आज हमारे जो जितने भी ऑफिसेज हैं, कोई लेफ्टिनेंट होता है, कोई कर्नल होता है, कोई जनरल, सबको थोड़ी प्रमोशनें मिलती हैं। सारे थोड़ी डॉक्टर इंजीनियर अफसर बनते हैं। हर आदमी डॉक्टर बन के भी अच्छा और बुरा डॉक्टर बनता है। एक डॉक्टर होता है एमटी करके, एक पेशेंट नहीं होता। एक डॉक्टर होता है, 1000 पेशेंट की लाइन है उसके पास। तो गुण और अपने गुणों के हिसाब से चलना था। इसी तरह रिलीजन की जो आइडेंटिटी है ना, उसको एज अ वेपन यूज करना शुरू किया गया बाय द प्रीवियस नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम्स, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नेंस मॉडल्स। लेकिन जैसे डेमोक्रेसी आई, पहले तो 10-20-100 साल पता नहीं लगा कि क्या रिलीजन का इस्तेमाल हो सकता है, नहीं हो सकता। लेकिन जैसे पता लगा डेमोक्रेसी आने के 100 साल के बाद, इमीडिएटली इस्तेमाल करना शुरू किया गया। और उसका जो लेटेस्ट टूल है वो है डेमोग्राफिक इम्बैलेंसेस क्रिएट करो और पॉलिटिकल पावर में आओ, और जो सब्जेक्ट्स है उस जगह के, नागरिक हैं, उनको उसकी भनक मत लगने दो। क्योंकि अगर उनको भनक लगेगी तो डेवलपमेंट मांगेंगे, वो इकोनॉमी मांगेंगे, वो डेवलपमेंट के नाम पे एम्प्लॉयमेंट मांगेंगे, फैसिलिटीज मांगेंगे। वो दे नहीं सकते, वो उसको देने के लिए मेहनत करने की जरूरत है। तो वोट लेने का सबसे आसान तरीका क्या हो गया? धर्म के नाम पे और डेमोग्राफिक पोल्यूटेंट्स के नाम पे। मैं पोल्यूटेंट बोलूंगा ना इमिग्रेंट्स को, कि जो होने चाहिए थे बॉर्डरों पे। अगर म्यांमार से आए थे वहां होते, रोहिंग्या आए थे वहां बैठते, वो ट्रैवल करके 1000-1200 किलोमीटर होकर जम्मू में पहुंच गए। तो क्या ये प्लान नहीं है? और इसके ऊपर कमेटी के साथ बात नहीं करनी चाहिए? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जम्मू के सारे इकट्ठे होकर जाए कि भाई साहब ये बताओ हमारे को कि ये लोग आए क्यों, और लाए किसने है, और पर्पस क्या है। और अगर कोई यहाँ पे सिंपथाइजर्स हैं जो धर्म के नाम पे उनके साथ अलाइनमेंट करते हैं, उनको सभी धर्मों ने पूछना चाहिए कि आप इनके साथ अलाइन क्यों कर रहे हो? क्या ये हमें बिलोंग करते हैं? क्या ये हमारे साथ दर्द शेयर करते हैं भारत की इंटीग्रिटी का? और अगर नहीं करते हैं तो एज ए ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड उनको उस जगह पे रखा जाए जहां पे हमारी कंट्री ने रखने का डिसीजन लेना है। जो हमारे सेंटर्स होते हैं, व्हाई दे आर बीन ब्रॉट इनटू द मेन स्ट्रीम रीजन्स टू लिव, दिस इज अ वेरी सीरियस कंसर्न। व्हाट डू यू से? बिल्कुल। देखिए, एक कुछ समय पहले की बात है, 3 साल पहले, मैं तो कहूँगा कि देखिए रोहिंग्या की बात हम आज कर रहे हैं, लेकिन जब ये आए यहाँ से तब से इनकी मुझे लगता है आबादी 10 गुना बढ़ चुकी है जम्मू में। बिल्कुल। जब एक कमेटी जो जिसका गठन सरकार ने किया था, वो विजिट करने आई सांबा के कैंप में, डिटेंशन कैंप में, तो वहाँ पाया गया कि करीबन 14 से 50 साल की जितनी भी लेडीज थी वो 90% प्रेग्नेंट थी।
तो इन जो बर्थ रेट था इनका वो भी लगता है, वो भी हम इनको इमिग्रेंट, इलीगल इमिग्रेंट्स कहते हैं. डोंट आइडेंटिफाई देम विद द रिलीजन. इलीगल इमिग्रेंट्स है. और अगर और विद सम मोटिव, और अगर जो लोग यहाँ पे गन भेजे थे अब वो यहाँ पे इमिग्रेंट्स भेज रहे हैं. मेरा देखिए उस टाइम देखो वो इमिग्रेंट भेज रहे हैं और उनको डोप किया जा रहा है, उनको ज़ॉम्बीज की तरह ब्रेन वॉश किया जा रहा है, जैसे हमारे युवाओं को ब्रेन वॉश करके देश के खिलाफ करने की कोशिश की जा रही है. तो डेमोग्राफी चेंज को बहुत सीरियसली लेने की जरूरत है और इसके ऊपर खुल के बात करने की जरूरत है हर घर में, वो किसी भी जात का हो, किसी की बात का हो, कि देश होगा तो हम उस देश में रह पाएंगे. और अगर देश नहीं रहेगा और वो देश खेलेगा उन पॉलिटिकल लोगों के हाथों में जो देश से प्यार ही नहीं करते हैं, तो ये राष्ट्र जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा, जो कि पूरे ग्लोब के लिए ठीक नहीं है. भारत का एग्जिस्ट करना ग्लोबल फिनोमेना के लिए जरूरी है, क्योंकि एक ही सभ्यता ऐसी है जिसके अंदर डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट किया जाता है. तभी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पिछले इंडिपेंडेंस डे पे बोला था डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, इन तीनों को समझ के आगे बढ़ने की जरूरत है. और अगर इनको समझे बगैर पॉलिटिकली चार्ज होकर हमने काम करना शुरू कर दिया तो जर्नलिज्म भी फेल है और एजुकेशन भी फेल है. क्योंकि किसी भी जगह पे राष्ट्र से ऊपर, राष्ट्र की आइडेंटिटी से ऊपर कोई पहचान नहीं होती. जिसके नाम पे भगत सिंह अपनी कुर्बानी देते हैं, जिसके नाम पे हम लोग अपना काम कर रहे हैं, हमारी सबसे बड़ी मोटिवेशन क्या है? हम भारतीय हैं, हमारी पहचान है, उसके बाद सारी पहचान है. क्या कहते हो रवीश? बिल्कुल. देखिए ये तो हमने शुरू में ही कहा था कि मूलतः जो ये रीजन था पूरा, अफगानिस्तान भी इंक्लूड करूंगा मैं इसको, ये एक अलग सभ्यता का पार्ट था जी. ये एक ऐसी सभ्यता है कि मैं तो कहूंगा कि यूनाइटेड नेशन भी इसीलिए बनाया गया कि आप जी विश्व शांति लाइए. जिन सिद्धांतों की बात यूनाइटेड नेशन करता है, हमारी सभ्यता 3000 साल पहले से ही उन सिद्धांतों की, वासुदेव कुटुंबकम, हम एक साथ रहने वाले, हम एक ही गुलदस्ते के फूल है सब. और भारत की डाइवर्सिटी भी देखिए कैसे एकदम एक साथ सब होके चलते. तो देयर इज अ डिफरेंट थिंग इन दिस, जो मैं कहूँगा इस विरासत में. तो जो अगर आपका धर्म चेंज हुआ है तो आप इसको जुटलाने, आप इसको धर्म नहीं बोलो, गीता में मैं इसमें बोलूंगा रवीश, ये मॉडर्न वर्ल्ड में इसको धर्म, एक होता है संप्रदाय. धर्म की डेफिनेशन, धर्म वर्ड जो है ना रिलीजन के लिए नहीं लगा सकते. रिलीजन के लिए हिंदी में कोई वर्ड ही नहीं है, संस्कृत में. रिलीजन संप्रदाय है. धर्म जो है ना वो हर इंसान का एक है. धर्म है हमारी मौलिक रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द यूनिवर्स, टुवर्ड्स द सोसाइटी, टुवर्ड्स द नेशन. जैसे तुम एक पुत्र पैदा हुए हो तो तुम्हारी आइडेंटिटी है पुत्र की, एक पिता के प्रति, माता के प्रति. तुम हस्बैंड हो, तुम्हारी आइडेंटिटी है तुम्हारे वाइफ के प्रति. तुम पिता हो, तुम्हारी ड्यूटी है तुम्हारे बच्चों के प्रति. वो हमारा धर्म है. जिस राष्ट्र में पैदा हुआ उसके प्रति हमारा धर्म है. फिर हमारा संप्रदाय, कि हम क्या सोचते हैं, क्या खाते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं. संप्रदाय को आप धर्म ना कहें. संप्रदाय से आप आइडेंटिफाई मत हो कि जिस संप्रदाय को बिलोंग करता हूं उसी के संप्रदाय के डॉक्टर के पास जाऊंगा, उसी के संप्रदाय के लीडर को चुनूंगा. इससे तो आप अपने कर्म क्षेत्र से बाहर आ गए. कर्म क्षेत्र कुछ भी हो सकता है, संप्रदाय कुछ भी हो सकता है, धर्म इटर्नल है. अगर एक पेशेंट के पास एक डॉक्टर जाता है और पेशेंट जो है किसी और संप्रदाय का है, तो उस डॉक्टर का कर्म नहीं बन जाता कि वो उसको इलाज ना करे. रामायण में सुषेण जो वैद्य थे राक्षसों के, उन्हें लक्ष्मण का इलाज किया. अपने ही देश के जो ऊपर हमला करने वाले को, क्योंकि उन्होंने अपना कर्म क्षेत्र चुना कि बचेगा नहीं बचेगा मुझे नहीं पता, और हो सकता है वो मार भी देते, राजधर्म निभाते अपना. लेकिन ये भारत की सभ्यता में था कि हनुमान जी को, राम जी को विश्वास था कि सुषेण अगर आएंगे, ये भारत का ही दुश्मन है, जो अपना धर्म निभाएगा, पेशेंट बचाने की कोशिश करेगा, मारने की कोशिश नहीं करेगा. इसको आपने समझना है. लेकिन ये चीजें जो हैं ये भारत की सभ्यता में ना, मॉडर्न वर्ल्ड में तो इन्हें ना दिख रही है. तो उस सभ्यता में जिसमें राम है, कृष्ण है, महाभारत है, उसको बाईपास करके हम संप्रदाय को डोमिनेटिंग फैक्टर बनाएं और उसको बनने दें बैठ के सारे लोग कि डेमोग्राफी है. क्योंकि डेमोग्राफी चेंज जो है वो इनऑर्गेनिक नहीं है, ये इंजीनियरिंग नहीं की हुई है, ये नेचुरल है. और हम सिंपैथी खेल लें बिकॉज कि फिर वाल्मीकि समाज के साथ भी सिंपैथी खेलनी चाहिए थी. जम्मू कश्मीर के अंदर बड़े लोग यहाँ थे जिनको स्टेट नहीं मिल रहा था, 40-40, 100-100, 50-50 साल से यहाँ बैठे हुए थे. फिर तो राजा को भी नहीं जाने देना था कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि राजा हिंदू हो या मुसलमान हो. फिर हैदराबाद में भी दिक्कत नहीं थी. जब आपका संप्रदाय पॉलिटिकली यूज किया जा रहा है तो हमें ही उठ के बात करनी है कि भैया हमारे पॉलिटिकल यूज मत करो. पॉलिटिकल एक ही मोटिव है डेमोक्रेसी का, अवेयर सिटीजन्स, जानकार लोग, एम्प्लॉयमेंट के लिए, फैसिलिटी के लिए,
सेहत के लिए, एजुकेशन के लिए, इस पे बात करें। संप्रदाय कोई भी हो सकता है, और अगर संप्रदाय का इस्तेमाल करके सरकार में आया जा रहा है, फिर उस संप्रदाय को मेंटेन करने की कोशिश की जा रही है, यह डेमोक्रेटिक डोपिंग है, यह डेमोग्राफी मैनेजमेंट नहीं है, यह अनफेयर डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस है, और यह डेमोक्रेसी के लिए घातक होगी। अगर यह हुआ कुछ दशकों के बाद डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। आप क्या कहते हो? बिल्कुल बिल्कुल। मेरा दर्शकों से भी अनुरोध है कि आपके क्या विचार है इस सारे मामले पे, आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखें। और जिस तरीके से कि ये डेमोग्राफिक कमेटी जम्मू से, इस डेमोग्राफिक कमेटी ने अपना काम शुरू किया है, शायद इससे भी हमें लगता है कि सरकार को पूरा ध्यान है जम्मू के ऊपर, और उनकी नॉलेज में ये चीज़ है कि यहाँ पे कुछ जो है वो ऑर्गेनिक चीज़ नहीं हो रही है। यहाँ पर कुछ इंट्रोड्यूस करके कुछ लोगों को, इंट्रोड्यूसर्स को बेच के अचानक से कुछ चेंजेस करने के लिए ऐसा काम किया जा सकता है, ताकि डेमोक्रेसी को जो है वो अंदर से ही हराया जाए। तो मेरा इंडिपेंडेंस डे की मुबारक दे देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लगभग द अर्थ न्यूज़ की तरफ से आप सब दर्शकों को भारतीय इंडिपेंडेंस डे की मुबारक है, और बहुत बहुत बधाई है। हमारी आज़ादी, हमारी स्वतंत्रता, हमारी इंडिपेंडेंस रहती दुनिया तक बनी रहे। जब तक ये ब्रह्मांड रहे तब तक भारत का गौरव बढ़ा रहे। भारत हमारा राष्ट्र पूरे विश्व को गाइड करे, पूरे विश्व को एक डायरेक्शन दे, इंसानियत के एपिटोम तक हम पहुँचें। और भारत जो है वो महान था, है और रहेगा। इसके लिए हम अपना योगदान, अपना जगह दें, और हर साल बड़ी खुशी के साथ, बड़े मन के साथ भारत को हर साल ताकत बढ़ाने वाला देश बनता हुआ देखें, हर लिहाज से। क्योंकि भारत की ताकत उसके सिटीजन्स में है, उन 150 करोड़ सिटीजन्स में है जो भारत की पहचान है, और भारत की पहचान है उसके लोग, और भारत के लोग भारत को प्यार करते हैं। ये बात पूरे विश्व को पता लगनी चाहिए। वो अपना संप्रदाय नहीं देखते, वो अपनी नेशनल आइडेंटिटी देखते हैं। जय माता दी। जय माता।